हाँ जी बच्चों, अब हम इकोसिस्टम का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज। हमने पढ़ लिया एनर्जी फ्लो तक, हम पहले पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है ये, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, सबसे लास्ट छोटा सा है, और बाकी जो एंड में वो बायोजियोकेमिकल साइकिल वाला था वो हट गया है, वो डिलीट हो चुका है। हमने 4 पढ़े थे ना जो फंक्शनल एस्पेक्ट के अंदर। कौन कौन से 4 थे, कौन बताएगा क्या क्या 4 थे? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। हाँ, न्यूट्रिएंट साइकिल जो डिलीट हो चुका। ठीक है, चल अब ये देखेंगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, an ecological pyramid may be defined as a graphic representation of the numbers or biomass or status of energy at different trophic level in a food chain in an ecosystem। बच्चों फूड चेन के बारे में सब जानते हो क्या होता है? बच्चों ये डिस्टर्बेंस प्लीज बंद करोगे। फूड चेन जानते हो, पहले क्या किसका लेवल आता है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है? प्रोड्यूसर, जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं। फिर उसके बाद कौन आते हैं? हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर उसके बाद क्या आते हैं? टर्शरी, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए, है ना, प्राइमरी कार्निवोर बोलते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे पिरामिड में? तीनों एस्पेक्ट में देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा है। प्रोड्यूसर ज़्यादा हैं, फिर उससे कम कम होते चले गए। आमतौर पे अगर इमेज भी बना के चलो तो तुम्हें माइंड में आएगा प्लांट्स बहुत ज़्यादा, फिर उनको जैसे हम इमेजिन करो एक ऐसी कोई एरिया, मतलब कोई गार्डन टाइप जिसमें घास लगी हुई है। ठीक है, घास खाने वाले सपोज वहाँ पर बैरन सा एरिया है, कोई हमारा पार्क नहीं है, ये मान के चलो, ऐसे खुली जगह पे खूब सारी घास लगी हुई है। तो वहाँ पर घास को खाने वाले कौन होंगे? ग्रास हॉपर होंगे। फिर ग्रास हॉपर को खाने वाले मान लिया फ्रॉग हो सकते हैं, स्नेक हो सकते हैं, है ना, स्नेक हो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमें घास से भी ज़्यादा ग्रास हॉपर दिख रहे हैं या ग्रास हॉपर से भी ज़्यादा स्नेक दिख रहे हैं। स्नेक तो पता भी नहीं लगेगा, तो उनका नंबर कम होता जा रहा है ना। तो बस हमें यहाँ पर तीन अलग अलग तरीके से देखेंगे कि वो पिरामिड ऐसे बन रहा है या उल्टा बन रहा है, ये देखेंगे यहाँ पर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफ़ी ये, कि इसमें हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि प्रोड्यूसर ज़्यादा हैं या कंज्यूमर ज़्यादा हैं, कंज्यूमर कम है या प्रोड्यूसर कम है, किस सेंस में, ये सारा देखेंगे हम। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें अभी एक ग्लिम्स दिया, अभी ग्रास का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्रास का लेवल सबसे ज़्यादा, नंबर ज़्यादा के सेंस में ग्रास ज़्यादा होगी, उसको खाने वाले कम 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 कम, रियल में पिरामिड शेप बन जाएगा। इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं तुम्हारे, किसी ने सर्वे किया है, इकोलॉजिस्ट ने सर्वे करके वो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, an ecological pyramid may be defined as a graphic representation of the numbers or biomass or status of energy at different trophic levels, यानी कि प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, टाइप्स इसके नाम से ही पता लग गया होगा, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। 3 तरह के पिरामिड है, नंबर, बायोमास, एनर्जी। ठीक है, ये तीनों याद रखने पड़ेंगे। अब इसको 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। वेरी सिंपल टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें से। कॉमन सेंस लगाने बस, क्योंकि तुम घूम रहे हो, ऐसे ही पता लग रहा है तुम्हें, ऐसे ही आइडिया आ जाएगा। पिरामिड ऑफ नंबर, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। यहाँ वही है डेफिनेशन, सिर्फ यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर लेवल पर कितने, प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पर कितने, सेकेंडरी पर कितने, कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, ये देखो इसमें क्या है। शेप में बी अपराइट और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड किस केस में होगी और अपराइट किस केस में होगी, कौन से वाले इकोसिस्टम में होगी, ये देखेंगे हम। तो चलो, अपराइट इन केस ऑफ ग्रासलैंड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। पिरामिड ऑफ नंबर इन केस ऑफ ग्रासलैंड विल बी अपराइट और इन्वर्टेड। और पॉन्ड इकोसिस्टम में है ये
अपराइट ही है पॉन्ड इकोसिस्टम में भी, लेकिन इन्वर्टेड है ये पैरासिटिक फूड चेन के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, पैरासिटिक फूड चेन के अंदर ये है इन्वर्टेड। कैसे है ये देखेंगे पैरासिटिक फूड चेन वाला। तो चलो पहले हम ये देखें, एक पॉन्ड इकोसिस्टम में देख लेते हैं, राइट। पॉन्ड इकोसिस्टम या ग्रासलैंड तो हमने अभी अभी बात ही की थी। पॉन्ड इकोसिस्टम में देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर तो फाइटोप्लैंक्टन्स का होगा ना। फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत सारा नंबर होता है, उनको खाने वाले कॉमन सेंस लग रहा है ज़ूप्लैंक्टन थोड़ी ज़्यादा होंगी फाइटोप्लैंक्टन से, ज़ूप्लैंक्टन्स कम हो गए इससे, यानी ये हर्बीवोर है। फिर ज़ूप्लैंक्टन्स को खाने वाले स्मॉल फिश का नंबर और कम हो गया, और इसका लार्ज फिश का नंबर और कम हो गया। उल्टा सोच सकते हो इसको नंबर के केस में? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे ही तुमसे जस्ट ये पूछना चाहूँ, अगर ये बायोमास का होता, सोचो जरा दिमाग लगाओ, बायोमास का होता क्या तब भी ऐसा होता? इन्वर्टेड हो जाता है ना, क्योंकि कहाँ एक फिश का बायोमास और कहाँ छोटी सी फाइटोप्लैंक्टन का, लाइट वेट सी होती है तो तैरती रहती है ना। करेक्ट, आगे देखेंगे उसको भी हम। तो बच्चों ये याद रखना है आपने पॉन्ड इकोसिस्टम का कैसे है। ये देखो शेप बन गई ना, ऐसे पिरामिड, ऐसे पिरामिड की तरह दिख रहा है ना, ये ऐसे बिल्कुल पिरामिड की तरह दिखेगा ये। तो ये है इसका पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर नंबर के केस में पिरामिड ऑफ नंबर विल बी अपराइट, नॉट इन्वर्टेड। ठीक है, अब ये पैरासिटिक फूड चेन का देख लेते हैं। एक पेड़ है बड़ा सा, ठीक है, ऑक ट्री है, उसके ऊपर बर्ड्स है। अब एक ही है, एक पेड़ का इकोसिस्टम, तो ध्यान से कभी देखना भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा। उसके ऊपर बर्ड्स खूब सारी होती हैं, आवाज़ सुनाई देती है। तो बर्ड्स के ऊपर लाइस हो सकती है, बग्स हो सकते हैं, तो उनका नंबर नेचुरली उनसे तो ज़्यादा ही होगा ना, एक चिड़िया पे तो ज़्यादा ही होंगी ना। फिर इनके ऊपर बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो ये सारे देखो, ये पैरासाइट हो गया ना, तो ये हर्बीवोर खा रही हैं। फिर ये पैरासाइट होगी, इसके ऊपर बग्स उनका खून पी रही हैं, जो वो बग्स हो गई पैरासाइट, और इनको बैक्टीरिया और फंजाई को सुपर पैरासाइट बोलते हैं, मतलब पैरासाइट के भी ऊपर पैरासाइट के भी ऊपर पैरासाइट। क्लियर? तो ये पैरासिटिक फूड चेन का, ये पैरासिटिक फूड चेन में पिरामिड ऑफ नंबर विल बी इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ नंबर विल बी इन्वर्टेड, राइट? याद रहेगा? बैक्टीरिया और फंजाई का नंबर ज्यादा होगा। हाँ, अनगिनत बैक्टीरिया फंजाई तो वैसे भी माइक्रोस्कोपिक है, हमेशा बहुत ज़्यादा होगा इनका नंबर। क्लियर है? तो पैरासिटिक फूड चेन में एक ही है, यहीं पे ही है, इन्वर्टेड होता है। बस ध्यान रखो, एक पेड़ तो कितना बड़ा सा, एक ही है ना, नंबर तो एक ही है ना उसका, लेकिन उसके ऊपर ये नंबर की बात कर रहे हैं हम, नंबर की। तो ये देखो उल्टा हो गया ना पिरामिड, बिल्कुल क्लियर, पता लग रहा उल्टा हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल बहुत इजी, पिरामिड ऑफ नंबर बहुत इजी, कॉमन सेंस भी लगाओ, कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सोचोगे वैसे ही आंसर आ जाएगा तुम्हें, इसमें नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी कोई चैलेंज होगा ही नहीं। अब आइए पिरामिड ऑफ बायोमास। अच्छा, इसमें पिरामिड ऑफ नंबर में मैं तुम्हें एक एनसीईआरटी का पहले एग्जाम्पल दिखा दूँ तुम्हें। ये सर्वे किया हुआ है, सर्वे के बेस पर बताया हुआ है, ठीक है, सर्वे के बेस पर क्या बताया हुआ है ये मैं बता देती हूँ, किसी कॉलेज नहीं किया हुआ है ये देखो पहले, ये जो देख रहा नीचे बड़ा बार, ये है प्रोड्यूसर, पी लिखा हो ना, खाली कई बार लेबलिंग पूछ लेते हैं। पी मतलब प्रोड्यूसर, और पीसी मतलब प्राइमरी, एससी मतलब टीसी मतलब, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। क्लियर है? ये क्लियर है? ऐसे ही आएगा एग्जाम में भी, पीसी, एससी, टीसी। ठीक है, तो देखो किसी ने स्पेशल सर्वे करके क्या निकाला, ये देखो कितना नंबर है, गिनना भी मुश्किल काम है, मतलब 6 मिलियन से भी कितना हो गया, ये 6 बिलियन हो गया लग रहा है। 58 लाख, 6 मिलियन हो गया ना, ये 6 मिलियन, यस, हाँ, राउंड ऑफ हो गया, राउंड ऑफ कह रही मैं। तो ये इतना नंबर प्रोड्यूसर, घास का नंबर या जो भी प्लांट का लगाया होगा, ये हो गया। ये दे रखा है, क्या एग्जाम्पल नहीं दे रखा, बस 6 मिलियन प्लांट्स ही दे रखा है, ऐसा नियरली 6 मिलियन प्लांट। कैसे काउंट किया होगा पता नहीं, इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगा होगा ये करने में भी। उन्होंने एरिया वाइज कर लिया होगा, स्क्वायर एरिया देख करके इसमें कितने हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर कम हो गया कि नहीं, कितना है ये देखो,
7 लाख, ठीक है। वो 6 मिलियन था, 60 है ना, 60। और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर 3,54,000। फिर उसके बाद आती वो लायन तो थी, 3 ही थे बेचारे। हाँ, लायन कहाँ इतने होते हैं, लायन तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? मतलब उन्होंने जिस एरिया में देखा होगा, ऐसा नहीं कि कम ही होते हैं, जिस एरिया में उन्होंने स्टडी किया होगा वहाँ उन्हें 3 ही दिखाई दिए। तो ये मतलब हो गया तो कितना कम ना, ऐसा नहीं कि 3 ही होंगे, तो उस एरिया में उन्हें 3 ही मिले होंगे। कंपैरिजन तो लगा सकते हैं ना, इतने थे फिर इतने हो गए, फिर इतने हो गए, फिर इतने, पतला सा बनाया हुआ। तो क्लियर? ये क्लियर ना, ये पिरामिड ऑफ नंबर है। अब हम देखेंगे पिरामिड ऑफ हाँ जी, अब देखो पिरामिड ऑफ बायोमास देखते। बायोमास मतलब समझो हैवी कितना है, जितना हैवी, कम हैवी, उससे कम हैवी, ऐसे देखें, ठीक है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, एक तो इनकी सबकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है ये जरूर याद कर लेना, लिख के देख लेना। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड और इन अ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। वही सेम जो मैंने पीछे बताई थी, वही है, सबकी डेफिनेशन सेम है, बस उसमें बायोमास फिट कर देना, नंबर फिट कर देना, एनर्जी फिट कर देना, करनी एक ही याद है तुम्हें, ठीक है। इट मे बी अपराइट एज इन ग्रासलैंड और इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड इन्वर्टेड इन पॉन्ड इकोसिस्टम, जो तुमने ही आंसर दिया था जिसका तान्या बोल रही थी, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये इन्वर्टेड होगा पॉन्ड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में होगा अपराइट। ये और ग्रासलैंड में अपराइट था वो नंबर वाला भी, ये भी ध्यान रहे। तो अब जब आगे आके पढ़ेंगे ना तो लिटिल कंफ्यूजिंग लगेगा, बट कॉमन सेंस लगाओगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये नंबर, हम बायोमास की बात कर रहे हैं, देखो अपराइट वाला ग्रासलैंड वाला, ये देखो, एक मिनट, ये है अपराइट ग्रासलैंड, ये है इन्वर्टेड। देखो इसको मैंने कंपेयर ही किया हुआ है, ग्रासेस का वेट कम ही, ये ग्रासेस, अच्छा ठीक है, ग्रासेस तो बहुत, एक एरिया की ही बात करें तो ग्रासेस बहुत सारी होंगी, है ना। ग्रासेस ज़्यादा होंगी लेकिन फाइटोप्लैंक्टोन्स का कम वेट होगा, ग्रासेस का ज़्यादा होगा, फाइटोप्लैंक्टोन क्योंकि स्विम करते रहते हैं उनका कम होगा। फिर रैबिट्स का नंबर कम ही होगा ना, नंबर नहीं सॉरी वेट, बायोमास एज कंपेयर टू ग्रास, रैबिट्स तो उतने होंगे नहीं ना, इसलिए बायोमास भी उतना नहीं होगा, कम होगा। फिर स्नेक्स कम होंगे, उनका बायोमास भी और कम हो जाएगा, स्नेक्स तो नहीं हमें इतने मिलेंगे कि उसका बायोमास भी इतना, फिर स्नेक्स को खाने वाले बर्ड भी कम होंगे, राइट। तो इस तरह से ये बन गया पिरामिड, अपराइट बन गया। और इधर देखिए हम फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूसर हैं उनका बायोमास कम है, उनसे ज़्यादा तो ज़ूप्लैंक्टन का ही होगा, उनसे ज़्यादा स्मॉल फिश का होगा, उससे ज़्यादा लार्ज फिश का होगा। अब ये स्टडी भी देख लेते हैं क्या है स्टडी वाइज भी। ये देखो ये देखो क्या है, ये प्रोड्यूसर, वही सेम ही तरीके से पढ़ना हमें। ये प्रोड्यूसर का नंबर देख लो कितना है, 809। किसने स्टडी किया गया था, किसने स्टडी किया गया था, चलो किसी ग्रासलैंड में किया, कोई प्लांट देखे होंगे या जो भी है, ये होगा। जरूरी ग्रासलैंड में जरूरी नहीं है ग्रास ही देखें, कोई और प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर इतने से, सेकेंडरी कंज्यूमर बिल्कुल ही कम, और टर्शियरी कंज्यूमर बिल्कुल ही कम, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गई। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, आपको एग्जाम में ना ऐसे भी आ सकता है, ये दे देंगे, ये आ गया, ये किसका शो हो रहा है, और ये दे देंगे, ऐसे दे देंगे किसका शो हो रहा है, ये किसका शो हो रहा है, ये पूछ सकते हैं, दे सकते हैं। नहीं पिरामिड मतलब ऐसे कैसे पता लगेगा, अपराइट या वो तो बताना ही पड़ेगा ना, फिर लिखा होगा कुछ ना कुछ। ये अपराइट है ना शक्ल तो इनकी, ये अपराइट है। अब इन्वर्टेड भी दिखा देती हूँ, इन्वर्टेड को भी दिया, लेकिन इन्वर्टेड में 2 ही लेवल स्टडी किए, प्राइमरी कंज्यूमर, ये देखो प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर कम मिले, ये फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन का दिखा, तो ये कम मिले, ये ज़्यादा मिले, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट
हाई लेवल, ये वाले की बात करें, ये प्रोड्यूसर है और ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि ये फाइटोप्लैंक्टन, ये ज़ूप्लैंक्टन, और आगे जा वो होंगे क्या बोले उसको, स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश। डाटा भी याद करना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये नहीं याद करना पड़ेगा, ये थोड़ी याद करना है, ये नहीं याद करना, ऐसे राउंड ऑफ करके नंबर आ जाएगा, तुम्हें बस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैसे भी। हो गया क्लियर, समझ आ गई? चलूँ आगे, चलो ये मैं शेयर करने कोई बात है ना, सिंपल और इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। किस तरह से हम बता सकते, जैसे फॉरेस्ट में पूछ लेंगे, फॉरेस्ट में वो ऐसे ही दे देंगे, इस लेवल पे ये है, इस लेवल पे ये है, इस लेवल पे ये है, इनका बायोमास ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो ये इन्वर्टेड है या अपराइट है, तो बता ही सकते हैं, है ना। इजीली हो जाएगा ये टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक इस चैप्टर का यही वाला है। अब ये हमने पीछे दोनों पिरामिड जो पढ़े, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, दोनों में ये बात पढ़ी ना, अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड। एक बार हल्का सा रिवाइज करें, ग्रासलैंड में पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा, अपराइट होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होगा या अपराइट होगा, करेक्ट है। चलो पॉन्ड में ही अगर मैं बायोमास की बात करूं, अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर मैं ग्रासलैंड में बात करूं बायोमास की, इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा, अपराइट। अगर मैं पैरासिटिक फूड चेन की बात करूं तो उसमें तो तुमने कहीं इन्वर्टेड भी देख लिया, कहीं अपराइट भी देख लिया, मतलब नंबर और बायोमास में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, इन्वर्टेड की भी और अपराइट की भी। ये भी पता लग गया कौन सी कंडीशन में कौन से इकोसिस्टम में अपराइट होगा, कौन से में इन्वर्टेड होगा, पता लग गया ना। अच्छा, ये एक और चीज़, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम है जो अपराइट होता है नंबर में और इन्वर्टेड होता है बायोमास में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन से इकोसिस्टम में वो अपराइट होगा, कौन से में इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब ये एक ऐसा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। क्यों, सोच के बोलो। एनर्जी तुमने फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ लिया, ये हमेशा ही अपराइट होता है, पॉसिबल ही नहीं है इसका। हाँ, लूज होती जा रही है ना, लूज होती जा रही, टॉप तक तो बिल्कुल ही कम। हाँ, ऐसे समझ आ गई ना। तो इसलिए इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी में कि हमेशा अपराइट होगा। क्यों, ये भी तुमने ही जवाब दे दिया। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया in different trophic levels of a food chain in an ecosystem. Same language बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। It is always and always upright because there is gradual decrease in energy at each trophic level. इसका आंसर भी हो गया। Why it is always upright? Because there is gradual decrease in energy at each trophic level. तो इस पर चांस ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं शेर के अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी फिर वो कम, ऐसा तो नहीं है। शेर के पास तो ऑलरेडी कम एनर्जी पहुंच रही है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें देखो जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, प्रोड्यूसर्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, फिर ये हर्बीवोर को दे रहे हैं एनर्जी अपनी, फिर ये प्राइमरी कार्निवोर को दे रहे हैं, फिर ये सेकेंडरी कार्निवोर को दे रहे हैं। वो कितनी लूज होती है, 10%, ऊपर जा करके तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, है ना। क्लियर है ना ये। अब यहाँ पर मैं दिखाऊं तुम्हें, इसको ध्यान से देखना, इसमें से आते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं। कैसे, सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, मतलब पक्का 100% ठीक होगा तुम्हारा क्वेश्चन। बच्चों, सनलाइट से कितनी एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, ऐसे नहीं, कितने परसेंट, पूरी सनलाइट है मान लिया, उसका कितना परसेंट, 1% यूटिलाइज करते हैं वो, 1%। 50% होती है पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, उसका ये 1% एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इंसिडेंट लाइट का 1% ये यूटिलाइज करते हैं, और ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उसके बाद फिर 10% यूज होती है, 90% चली गई। ये पढ़ा है हमने,
तो अब यहाँ पर हमें दे रखा है इतनी सनलाइट है बच्चों, कितनी है इस बार 1 2 कैसे पढ़ेंगे? हाँ 10 मिलियन यानी 10 मिलियन नहीं 10 लाख है, ये 1 मिलियन है। 1 मिलियन सनलाइट का मतलब जूल का मतलब कि 10 लाख जूल का 1% निकालोगे तो देखो 20 हटा दो, है ना, 20 हटा देंगे ना 1% के लिए, तो कितना हो गया? 10,000 जूल हो गया। 10,000 जूल कैप्चर कर ले। सन से तो ली है ना प्रोड्यूसर ने लाइट, 1% ली है, इसका इसने 1% एब्जॉर्ब कर लिया। प्लांट्स में जितनी सनलाइट आ रही है ना उसमें से सिर्फ 1% प्लांट कैप्चर करते हैं, बाकी सारी इधर उधर डिसिपेट सारी। नहीं, प्लांट्स बनाते हैं ना फूड, तो वो तो सोर्स है ना, वो तो सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, उसने कैप्चर की ना प्लांट ने। हम सन को थोड़ी खाएंगे, हम तो प्लांट्स को खाएंगे ना। सन तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस एनर्जी को मतलब रेडिएंट एनर्जी, अच्छा क्वेश्चन है इसका, रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जो हम यूज कर सकें। सन को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो हमने फिर उस फूड की फॉर्म में अपने अंदर ली ताकि हम उसको ब्रेक करके वो एनर्जी को यूटिलाइज कर लें। ठीक है ना? तब देखा जाए तो सन के ऊपर है दुनिया, तो इसीलिए तुमने बोल रहे हो कि सन होना चाहिए प्रोड्यूसर, तो मेनली तो सन ही है। सही है, सन ही है। सन की एनर्जी को प्लांट ने कैप्चर की। ठीक है, करेक्ट। तो अब क्या हुआ, कितनी कैप्चर की संजीत? मतलब 10,000 जूल मतलब कितना परसेंट? 1। यहाँ हमसे हल्की सी कई बार हो जाती है मिस्टेक, 1%। ध्यान रखना, ये हमेशा 1% होता है। ऐसे ये 1% एब्जॉर्ब करता है, आगे 10% जाए। अब याद रखिएगा ना, आगे इसका फिर 10% इसके पास है, जो यहाँ गई है ना ये 10%, फिर यहाँ गई है ये 10%, फिर यहाँ गई है 10%। अब 10 लगा के देख लो, 2 0 हटा के देखते हैं। इसकी 2 नहीं 2 क्यों, 1 0 हटाओगे ना, एक इसकी हटाई एक इसकी हटाई, देखो एक रह गई, एक कम हो गई, एक कम हो गई, एक कम। पता कैसे क्वेश्चन आएगा? जरूरी नहीं यही आए, मान लिया कि इसमें आ गया, अगर ऐसे आ जाए 10,000 जूल एनर्जी अगर प्लांट ने अपने निकाल के देखो, 10,000 जूल एनर्जी अगर प्लांट ने कैप्चर की तो कितनी एनर्जी टर्शरी कंज्यूमर तक पहुंचेगी? कैलकुलेट करो। 10,000 एनर्जी जूल, 10,000 जूल कैप्चर्ड बाय प्लांट, देन हाउ मच ऑफ इट विल बी अवेलेबल टू टर्शरी कंज्यूमर? 10,000 में से देखो आगे कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 ही पहुंचेगी टर्शरी कंज्यूमर तक। टर्शरी तक? हाँ, टर्शरी तक 1 कैसे देखो, देख लेते हैं एक बार। मैंने 10,000 कहा ना, इतने का पहले तो 1% निकाल लो। इतने का 1% कितना होगा बच्चों? इतना होगा जो प्लांट ने कैप्चर की। देखो अभी पता है। हाँ वही मैं बोल रही, इतनी तो प्लांट ने ही कैप्चर की है। फिर इसके बाद प्राइमरी के बाद कितना आया? इतना आया है ना। फिर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर के पास, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 1 आया, सॉरी 1 आया। फिर उसके बाद 0.1। अब समझ में आया कैसे करना है? इस तरीके से करोगे तुम। हाँ, 10,000 कैप्चर की बोला था मैंने। रुको, दोबारा करो। ये प्लांट ने कैप्चर की बोला हमने। चलो, अगर 10,000 तो यही है। अब मैंने बोला था कि 10,000 अगर सनलाइट है तो फिर कितना होगा टर्शरी कंज्यूमर? चलो अब समझ आ गया। अगर 10,000 प्लांट ने कैप्चर की तो भी समझ आ गया। अगर 10,000 में से प्लांट ने कितनी कैप्चर की, कितनी आगे अवेलेबल हुई, तो भी समझ आ गया। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इसमें अब कुछ नहीं रह गया। अब तुम्हारा ये तो मैंने पढ़ा ही दिया है। हाँ, इसमें से ना, चलो इसको मैं बाद में पढ़ाती हूँ, पहले मैं 1-2 पॉइंट और बता दूँ इसकी लिमिटेशंस क्या हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। हो गया खत्म, लास्ट पेज है।
चैप्टर ही लास्ट पेज है बस बच्चे, कुछ है ही नहीं। लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, फिर उसको भी पढ़ लेते हैं हम। इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। कितनी सारी स्पीशीज ऐसी हैं, अभी अभी हमने असाइनमेंट में भी देखा कि एक स्पीशीज एक से ज़्यादा लेवल पर हो सकती हैं। जैसे मैन ही है, प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है। जैसे बियर का भी देखा, जैसे हमने फिश का भी देखा, प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकती हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकती हैं। तो अलग अलग आएगा उनका, तो अलग अलग ही लेवल हो गया। तो प्राइमरी कंज्यूमर का अलग टेकअप होता है, सेकेंडरी का अलग होता है। तो ऐसा इकोलॉजिकल पिरामिड में किस में फिट रखेंगे फिर उनको, है ना। तो इसके अलावा और क्या है, इट डज नॉट अकोमोडेट फूड वेब, इसी से रिलेटेड ही हो गया। फूड चेन में तो चल जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड वेब में कैसे बनाए हम। फूड वेब में तो कौन किसका खाना है, कौन किसको खा रहा है, कौन किसको मार रहा है, पता नहीं, है ना। सेप्रोट्रॉफ्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। सेप्रोट्रॉफ का कोई जिक्र नहीं है, देखा तुमने पीछे हमने पढ़ा। क्योंकि एक और चीज़ देखो, सेप्रोट्रॉफ से ही तो डीएफसी शुरू होती है, डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन, प्लांट मरे तो भी डीएफसी शुरू, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर मरे तो भी डीएफसी शुरू, और सेकेंडरी कंज्यूमर मरे तो भी डीएफसी शुरू, है ना। तो इनका कोई जिक्र नहीं है इकोलॉजिकल पिरामिड में, ये लिमिटेशंस है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब जरा सा हम ये देख लें एक बार, थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, बस हमारा तो चैप्टर ही हो गया खत्म। चल एक बार देख लेते हैं बस फटाफट, थोड़ा क्वेश्चन की फॉर्मेट में कुछ आ सकता है तो हम नोट कर लेंगे। एनी कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर्स, एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स एट दैट ट्रॉफिक लेवल। ये नहीं कि कुछ छोड़ दो, जैसे हम प्लांट देख रहे हैं एक एरिया में, ये नहीं कि चल वो कोना छोड़ देते हैं, नहीं, फिर नीट सही आएगा हमारा। No generalization we make will be true if we take only few individuals at one trophic level into account। कुछ को ले लो, कुछ को छोड़ दो ना, ठीक है। एक अगर हम पॉन्ड की भी बात कर रहे हैं, पॉन्ड की हमें फिशेस के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। फिशेस को कैसे मेज़र करो, कैसे काउंट करो, ट्रैप, हाँ, उससे एस्टिमेट लगा लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, करेक्ट। Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously. One must remember that the trophic level represents a functional level, not a species as such. ठीक है, एक स्पीशीज ही नहीं उसमें आ जाएंगी, मतलब ट्रॉफिक लेवल के अंदर कहीं आ जाएंगी, खाली एक नहीं। जैसे प्लांट्स खाने वाले खाली ये नहीं, खाली रैबिट को ही काउंट करेंगे, और भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, a given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. For example, sparrow is a primary consumer when it eats seeds, fruits, peas, and a secondary consumer when it eats insects and worms. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्यों हम स्पैरो को गिनते हैं कि वो प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, मतलब वो दोनों ट्रॉफिक लेवल में आ सकती है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर भी सेकेंडरी कंज्यूमर के तौर पे भी गिन सकते हैं। कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट इन अ फूड चेन? आ सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर में भी आ सकता है, सेकेंडरी में भी आ सकता है। इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर बायोमास and biomass than the herbivore, and herbivores are more in number and biomass than the carnivores। पता लग गया ये तो तुम्हें, है ना। Also energy at a lower trophic level is always more than the higher trophic level। ये भी पता लग गया, क्योंकि प्लांट्स की तो आगे कमी होती जा रही है। There are exceptions to this generalization. If you were to count the number of insects feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? Now add an estimate of the number of small birds, वही जो मैंने बताया था parasitic food chain वाला, number of larger birds eating the smaller foods, parasitic food chain वाला ये। The pyramid of biomass in sea is generally inverted। ये भी देखो question, in sea inverted because of biomass of fishes far exceeds the number of phytoplankton। हमने देख ही लिया, ये भी पॉन्ड से रिलेट कर लिया।
इज नॉट दैट अ पैराडॉक्स, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? वो जो हमने पढ़ा उसी के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको भी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट। बच्चों ये थोड़ा खास ख्याल रखना। कैन नेवर बी इन्वर्टेड, नेवर बी इन्वर्टेड, because when energy flows from particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each trophic level. At each step, each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic levels in a given time or annually per unit area. ठीक है बच्चों, तो ये एनर्जी वाले पिरामिड में ये हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी थोड़ी सी यूज होएगी, मेजर अमाउंट यानी 90% एज हीट डिसिपेट होगा, फिर जो हुई है उसका फिर थोड़ा सा अमाउंट यूज होगा, मेजर उसमें जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन जस्ट रीड कर लेना, लिखवा दिया है मैंने सारा, इसमें से पढ़ लेना और इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें से पर्टिकुलरली एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी वाले में। ठीक है, इसके साथ ही तुम्हारा इकोसिस्टम खत्म हुआ। अपनी असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, फिर कोई क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी फिर कुछ हो तो देखें। ठीक है, थैंक यू।